आज प्रारंभ करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे भारत पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और गोरी के साथ कुतुबुद्दीन आया उसके दास के रूप में, और फिर इसके बाद इल्तुतमिश आता है जो कुतुबुद्दीन का दास बन के आता है। वास्तव में इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश यह मध्य एशिया का रहने वाला था। वहाँ इल्बरी नामक एक कबीला था जिसमें तुर्क लोग थे और उन्हीं से, इनके तुर्क माता पिता से ही इसकी उत्पत्ति होती है। और यह बाल्यकाल में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था और देखने में भी ठीक था, इसलिए इसके जो भाई थे बहुत ईर्ष्या करने लगे। उस ईर्ष्या के कारण इसे दास बनाकर एक व्यापारी के हाथ बेच देते हैं। वह व्यापारी है जमालुद्दीन। वह इसे खरीदता है और गजनी लेके जाता है। वहाँ से फिर दिल्ली ले आता है। यहाँ इसे कुतुबुद्दीन के हाथों बेच देता है। यानी इल्तुतमिश का दोबारा विक्रय किया गया। पहला विक्रय इसके भाइयों ने इसे दास बना के बेचा और दूसरा जमालुद्दीन ने इसे कुतुबुद्दीन के हाथ बेचा। इस तरह 2 बार बिका। अब यहाँ आ जाता है दिल्ली और यहाँ अपनी सैनिक शिक्षा प्रारंभ करता है, पढ़ना लिखना सीखता है और मोहम्मद गोरी पर अपना प्रभाव डालता है। मोहम्मद गोरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वामी था, यह इल्तुतमिश के लिए लिखता है कुतुबुद्दीन को एक पत्र। उसमें कहता है कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वह बहुत ख्याति प्राप्त करेगा। स्वाभाविक था, स्वामी का आदेश था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बड़े ध्यान से रखा और इसे बड़ा पद देने की कोशिश की। एक के बाद एक बड़ा पद देता गया और धीरे धीरे अमीर ए शिकार बना दिया गया। यह एक पद है, अमीर ए शिकार, बहुत बड़ा पद था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ग्वालियर की विजय के बाद ग्वालियर का किला उसे सौंपता है तो इसे बरन का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। बरन जो क्षेत्र है, यही जो आजकल बुलंदशहर कहलाता है, यही पहले कभी बरन नाम से जाना जाता था। बरन सबसे पहले यहीं का शासक नियुक्त होता है। कुतुबुद्दीन ने इसे शासक बना दिया और कुतुबुद्दीन ने केवल शासक ही नहीं बनाया बल्कि अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ कर देता है। अब यह निकाह हो जाना कुतुबुद्दीन के लिए हितकर था, क्योंकि एक उसे सशक्त सेनापति मिल गया, और इल्तुतमिश के लिए अच्छा था कि उसका जो स्वामी था अब वह उसका ससुर बन गया। और इस निकाह के बाद
इसे बदायूं का सूबेदार बना दिया गया। धीरे धीरे इसे अधिक धन और पद प्राप्त होता रहा। 1211 ईस्वी में आते आते यह सुल्तान के पद पर पहुंच जाता है। अब यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखने लगता है। यह दिल्ली की गद्दी इल्तुतमिश का नहीं था, क्योंकि यह एक गुलाम की हैसियत से था, दास की हैसियत से था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसीलिए इसे आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार कहते हैं कि उसने अनियमित रूप से गद्दी हड़प ली थी। स्वाभाविक है, उस ज़माने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ गद्दी हड़पने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि उस समय देश में कोई तुर्की साम्राज्य नहीं था, वह हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान को जीतना था और जीता गया था। जो जीतने के बाद 4 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। लाहौर, बदायूं, लखनौती, मुल्तान और उच्च, इन क्षेत्रों में था। तो इस समय हिंदुस्तान का सबसे अच्छा क्षेत्र दिल्ली था। इसके विपरीत अगर हम देखें, आराम शाह को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, इसे केवल लाहौर के एक छोटे से कबीले, एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटे से दल का ही समर्थन मिला था। वो दिल्ली जैसे नहीं था। जबकि इल्तुतमिश योग्य सेना नायक, व्यवहार कुशल शासक के रूप में था, अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुका था। और यह भी माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिंहासन पर बैठने से पहले वह गुलाम भी नहीं था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने उसे मुक्ति पत्र प्राप्त कर दिया था, प्रदान कर दिया था। स्वाभाविक था, जब वो अपनी बेटी का निकाह करता है तो संभावना है कि ऐसा किया हो कि उसे दास्ता से मुक्त किया हो और तब अपनी बेटी का विवाह किया हो, या उसी समय दोनों काम किया हो, दास्ता से मुक्त किया और तुरंत निकाह कर दिया। इल्तुतमिश में योग्यता, कर्मनिष्ठता तो थी, वह कुतुबुद्दीन से भी ज़्यादा गंभीर, धार्मिक और संयम रखने वाला व्यक्ति था। इस्लामी कानून के अनुसार यह योग्यतम व्यक्ति राजा का, राजसत्ता का उत्तराधिकारी माना जाता था, और यह था क्योंकि उसकी तुलना में आराम शाह दुर्बल और अयोग्य शासक था। इन परिस्थितियों में दिल्ली के लिए वो सबसे उपयुक्त था, अगर तुर्की राज्यों की बात करें। लेकिन जिस समय ये गद्दी पर बैठता है, उस समय दिल्ली की सल्तनत लगभग नष्ट हो चुकी थी। दिल्ली, बदायूं, बनारस, शिवालिक की पहाड़ी तक के क्षेत्र इसके अधिकार में थे। पंजाब इसका विरोधी था। मुल्तान पर कुबाचा का अधिकार था।
उसने भटिंडा, कुहराम, सरस्वती को भी अपने में मिला लिया था कुबाचा ने। आराम शाह और इल्तुतमिश के झगड़े का लाभ उठाकर लाहौर पर भी अधिकार कर लिया था कुबाचा ने। बंगाल, बिहार भी दिल्ली से अलग हो गया था। लखनऊती का अली मर्दान अपने आप में स्वतंत्र शासक था। इधर राजपूत राजाओं ने जो मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन से पराजित हुए थे, दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया था, यानी वह भी बगावत पे आ गए थे। वे उनका प्रभुत्व नहीं स्वीकार कर रहे थे। इस समय तक जालौर और रणथंभौर स्वतंत्र भी हो गए थे। इधर बात करें तो अजमेर, ग्वालियर और दोआब, यहाँ भी तुर्की साम्राज्य नहीं रहा, सब स्वतंत्र कर लिए थे। ताजुद्दीन एल्दौज़ पूरे हिंदुस्तान पर अपने प्रभुत्व का दावा ठोक रहा था। दिल्ली में भी कुछ चक्र चल रहे थे और आराम शाह कुछ चक्रों करने वालों के साथ खड़ा था। ऐसे समय में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। अब अपन देखते हैं इसका जब स्वतंत्र रूप में कार्य करना चालू करता है तो शुरुआत में क्या काम करता है। सबसे पहले इसे करता है नहीं बल्कि हम कहें करना पड़ा, वह था एल्दौज़ से संघर्ष। यह अपनी स्थिति को देख करके कूटनीति का काम किया, जैसे कूटनीति में काम होता है। यह एल्दौज़ से समझौता करता है और समझौता यह था कि उसे हिंदुस्तान का बादशाह मान लेता है। एल्दौज़ जो अभी मैंने बताया कि वो दावा कर रहा था कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, जबकि उस समय मैंने ये भी बताया कि लगभग सब निकल गया था। दिल्ली, बदायूं और बनारस, शिवालिक की पहाड़ी, इतना ही क्षेत्र इल्तुतमिश के अधिकार में था। इसीलिए कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि हम भारत का इतिहास नहीं इल्तुतमिश का इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि ये मुश्किल से 10% क्षेत्र पर भी शासन नहीं कर रहा था और हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं। जो पूरा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जो भी है ये बहुत कम क्षेत्र पर था। लेकिन एल्दौज़ भी घमंड में था। एल्दौज़ भी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा है कि हम शासक हैं, जो सत्य नहीं है। इसने भी उनको झांसे में रखा और समझौता कर लिया, कहा एल्दौज़ को कि हाँ आप हमारे शासक हैं, बहाना बनाया। एल्दौज़ ने दंड, छत्र, राज चिन्ह भेजे और इसने इसे स्वीकार कर लिया। ये वास्तव में कोई शासक अपने अधीन शासक होते थे तो उनको एक दंड, छत्र और राज चिन्ह भेजता था और जो स्वीकार कर लेता था माना जाता था कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि जो भी राज चिन्ह है वह उसी का चलेगा, ना कि वर्तमान शासक का। तो इसने स्वीकार कर लिया कि हाँ एल्दौज़ महोदय आप हो हमारे शासक। और इसके बाद इसने आराम शाह का जो दल था उसका आराम से दमन कर दिया और जो उनके शाही संरक्षक थे उन रक्षकों को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। अब इसी समय
एल्दौज की ओर ध्यान दिया। एल्दौज ने कुबाचा को लाहौर से निकालकर पंजाब के अधिकांश भागों पर अपना कब्जा कर लिया। अब इल्तुतमिश सोच रहा था कि कहीं ख्वारिज्म का शाह हिंदुस्तान को गजनी का अधीनस्थ राज्य मानकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास न कर दे। यानी इसे ख्वारिज्म के शाह से परेशानी थी, डर था। उसे रोकने के लिए सुल्तान सोच रहा था इल्तुतमिश। और जब ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर के 1215 ईस्वी में एल्दौज लाहौर में शरण लेता है तो इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध कूच कर दिया और तराइन के युद्ध में उसे हरा दिया। देखिए, यही अभी बात कर रहे थे कि यह कूटनीति का सहारा लिया था और इसी एल्दौज को कहा था, हाँ मैं आपको बादशाह मानता हूँ, आपका दंड छत्र स्वीकार करता हूँ। और इसी के खिलाफ इसने यहीं पर सैनिक भी भेज दिया, उसे क्षेत्र में हरा के तराइन में भगा भी दिया। और एल्दौज को बंदी के रूप में बना करके बदायूं भेज दिया और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दिल्ली का गजनी से संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। दिल्ली का गजनी से, क्योंकि वो गजनी का शासक था एल्दौज और वहाँ से मानता था, और एल्दौज वहीं का शासक था जहाँ मोहम्मद गोरी था और मोहम्मद गोरी के अधीन भारत था, इसलिए ये अपने को भारत को अपना अधीन समझता था। और इसी को भ्रम नष्ट किया इल्तुतमिश ने, उसके दंड छत्र स्वीकार किया और फिर उस पर आक्रमण भी कर दिया। अब यह देखें कि यथार्थ में दिल्ली सल्तनत प्रभुत्व संपन्न हो गई। उस समय लाहौर जो क्षेत्र था उसे कुबाचा के हाथ में ही रहने दिया, अभी कुबाचा का कब्जा रहने दिया। बल्कि 2 वर्ष बाद 1217 में उसे जीतता है और जीत करके दिल्ली राज्य में मिला लेता है। तो यह एक स्वतंत्र कूटनीतिक रूप से अपना कार्य करता रहता है। सबसे पहला काम हम इसके बताएं तो आपने देखा कि ये किस तरह से गुलाम से स्वतंत्र शासक बनता है और स्वतंत्र शासक बनने के बाद यह पहला काम एल्दौज से संघर्ष करके और गजनी से अपना संबंध ख़त्म करता है। यह इसका पहला कार्य, महत्वपूर्ण कार्य था। शेष अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।